हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। कंप्यूटर की आज की क्लास में मैं आपका 2023 का कंप्यूटर का जो क्वेश्चन पेपर है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर के आई हूँ। तो आप लोग फटाफट से क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और सभी लोग क्लास से जुड़ जाइएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से क्या होगा, आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता चलता रहेगा। साथ साथ आपको पता है डीएलएड के एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आपके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं, तो आपको यहाँ से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आपका 2023 का पेपर। सबसे पहले रहेगा आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। आप सभी को पता तो होगा कि आपका जो कंप्यूटर का पेपर है वो कितने मार्क्स का होता है, 25 मार्क्स का होता है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सभी लोग आंसर दीजिएगा। संचार की प्रक्रिया के मूल तत्व हैं कौन कौन से? सूचना, स्रोत, प्रसारण एवं प्राप्ति या फिर उपर्युक्त सभी। तो संचार की प्रक्रिया के मूल तत्व में सूचना भी है, स्रोत भी है और प्रसारण एवं प्राप्ति भी है, इसलिए आंसर सही रहेगा ऑप्शन नंबर द उपर्युक्त सभी। सेकेंड क्वेश्चन है आईसीटी का पूरा नाम है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं ये रिपीट भी होगा। आईसीटी का पूरा नाम क्या है? सूचना एवं संचार प्रसारण, सूचना एवं संचार प्रसंग, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। तो यही आईसीटी की फुल फॉर्म है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में है आई से इंफॉर्मेशन, सी से कम्युनिकेशन और टी से टेक्नोलॉजी, तो बन जाएगा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। थर्ड क्वेश्चन है आपका नेट एस्केप नेविगेटर है। नेट एस्केप नेविगेटर क्या है? वेब ब्राउज़र, हार्डवेयर, नेट साइट या चैटिंग। तो नेट एस्केप नेविगेटर होता है वेब ब्राउज़र। कुछ एक आध और वेब ब्राउज़र के नेम मैं आपको बता देती हूँ, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला, गूगल क्रोम, ये सब के सब क्या हैं? आपके वेब ब्राउज़र हैं। नेक्स्ट है एजुसेट को किस वर्ष एक कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थापित किया गया? एजुसेट की फुल फॉर्म पता है सभी को? एजुसेट की फुल फॉर्म होती है एजुकेशनल सैटेलाइट। एजुकेशनल सैटेलाइट, ये एक कृत्रिम उपग्रह है और ये कब स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था वर्ष 2004 में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सा, वर्ष 2004। इसके बाद आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में स्टोरेज यूनिट है, इनमें से कौन सी स्टोरेज यूनिट है? डीवीडी, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क का उपयुक्त सभी। तो डीवीडी भी एक जो है स्टोरेज यूनिट है, पेन ड्राइव भी स्टोरेज यूनिट है, हार्ड डिस्क भी स्टोरेज यूनिट है। आंसर हो जाएगा द ऑप्शन उपर्युक्त सभी। उम्मीद कर रही हूँ पाँच के पाँचों आपके सही रहे होंगे। इसके बाद आते हैं सर्वर किसे कहते हैं? सर्वर क्या होता है? तो सर्वर नेटवर्क के उस भाग को कहते हैं जो नेटवर्क के अंदर विभिन्न कंप्यूटरों उपयोगकर्ताओं को कई प्रकार से सेवाएं प्रदान कराता है। ठीक है, एक उसमें कई सारे कंप्यूटर्स जुड़े होते हैं, उन कंप्यूटर्स को जोड़ता है और उन कंप्यूटर्स को कई सारी सेवाओं का मतलब है, जैसे कि डेटा को इधर से उधर ट्रांसफ़र करना। ठीक है, ये सारी जो काम करता है वो सर्वर के माध्यम से ही होता है। नेटवर्क के क्षेत्र में इसका उपयोग है। नेक्स्ट देखिए सेवेंथ क्वेश्चन है यूआरएल का पूरा नाम है। यू मीन्स होता है यूनिफॉर्म, आर मीन्स रिसोर्स, एल मीन्स लोकेटर। तो यूआरएल का पूरा नाम क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है। एट क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्क में MAN का पूरा नाम क्या है? एम से होता है मेट्रोपॉलिटन, ए से एरिया, एन से नेटवर्क। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। देखिए यूआरएल का पूरा नाम क्या रहेगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, जितना हो सके पेपर में हिंदी में ही लिखने की कोशिश करिएगा, बट कंप्यूटर में कहीं कहीं पर क्या है कि इंग्लिश आप लिख सकते हो, बट आपको पता है डीएलएड में क्या है, आपको पूरा हिंदी में ही पेपर लिखना है। तो प्रयास करें कि इसको इस प्रकार से लिखें। ठीक है, MAN की फुल फॉर्म क्या रहेगी? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल श्यामपट्ट किसे कहते हैं? डिजिटल श्यामपट्ट यानी कि डिजिटल ब्लैक बोर्ड। तो आपको पता है डिजिटल ब्लैक बोर्ड क्या होगा? एक स्मार्ट बोर्ड होगा जिस पर क्या है, एक पेन की सहायता से या टच की सहायता से जो काम करता है, ठीक है, जिसकी स्क्रीन क्या होती है? टच स्क्रीन होती है। देखिए डिजिटल बोर्ड क्या है? एक स्मार्ट बोर्ड है जो विषय वस्तु की फोटो, वीडियो, चित्र इत्यादि को दिखाता है। यह बोर्ड स्पर्श करने पर प्रतिक्रिया करता है और शिक्षक उस पर पेन से चित्र बना सकते हैं और पेन के ही माध्यम से लिख भी सकते हैं। तो इस प्रकार से जो डिजिटल ब्लैक बोर्ड है वो काम करता है। इस पर हम बच्चों को क्या है, कोई ऐसा टॉपिक है, 3D इमेज दिखानी है, वीडियो दिखानी है, कोई भी विषय वस्तु ऐसी आ रही जिसको हम वीडियो के माध्यम से आसानी से समझा सकते हैं, तो वो इस पर सारी की सारी काम करेंगी। और जैसा हमारा एक नॉर्मल बोर्ड होता है वैसे भी काम कर, जैसा हमारा श्यामपट्ट होता है ना जिस पर हम चॉक से लिखते हैं, वैसा भी काम करता है। और समय आने पर हम चित्र वगैरह, वीडियो वगैरह भी इस पर दिखा सकते हैं। और ये स्पर्श करने पर यानी कि टच करने पर जो है वो काम करता है, यानी कि प्रतिक्रिया करता है, रिस्पॉन्स करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट क्लास से क्या अभिप्राय है? स्मार्ट क्लास क्या होती है? स्मार्ट क्लास क्या है कि अभी जो नवीन आपकी शिक्षण क्रियाएं चल रही हैं, जैसे ऑनलाइन क्लास चलती है ना, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं स्मार्ट क्लासेस देखने को मिलती हैं। तो स्मार्ट क्लास से तात्पर्य एक ऐसी नवीन शिक्षण प्रक्रिया से है जहां शिक्षा को प्रदान करने के लिए किसी विद्यालय भवन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहाँ पर नए नए तकनीकी साधनों के द्वारा शिक्षा प्रदान कराई जाती है। ऐसा है नहीं है कि हमें एक रूम ही चाहिए, एक विद्यालय का ही भवन चाहिए तभी क्लास चलेगी, ऐसा नहीं है। कहीं भी बैठ कर के हम स्मार्ट क्लास उपलब्ध करा सकते हैं, अपने रूम में भी सेटअप करके क्लास को प्रोवाइड करा सकते हैं। यानी कि एक तरीके से अगर हम दूर भी हैं तब भी हम उस ज्ञान को या शिक्षा को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। इसमें क्या होता है, श्रम, व्यय और समय की बचत होती है। और इसके माध्यम जो हैं वो निम्नलिखित हैं: मोबाइल फ़ोन, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, कंप्यूटर, इंटरनेट। जैसे कि अभी आप लोग किसका यूज़ करते हो? मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके घर बैठे ही क्लास को देख पाते हैं। तो यही क्या है, स्मार्ट क्लासेस हैं सारी की सारी। जो आपको डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ाया जाता है वही होती हैं स्मार्ट क्लासेस। इसमें ज़रूरी नहीं है कि एक स्कूल का ही वो हो एरिया जहाँ पर ये पढ़ाया जाएगा। क्लियर है? यानी कि आप यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि इसका प्रयोग कहीं ना कहीं दूरस्थ शिक्षा में बहुत अच्छे से हम कर सकते हैं, दूर बैठे हुए शिक्षा को ग्रहण कराने में। नेक्स्ट आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है कि ई पुस्तकालय क्या है? ई पुस्तकालय, ई पुस्तकालय का मतलब क्या होता है? ऐसे ही आपकी ई बुक्स भी होती हैं। ये ई बुक्स उपलब्ध ही कहाँ पर होती हैं? ई पुस्तकालय में। ई पुस्तकालय एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसमें पुस्तकों को एक डिजिटल रूप में संग्रहित यानी कि इकट्ठा किया जाता है और इसमें प्रयोगकर्ता को पुस्तकों को अपने कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, डिजिटल यंत्र के द्वारा वो घर बैठे ही उनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, ई लाइब्रेरी भी आप इसको बोल सकते हैं। पुस्तकालय का मतलब क्या है? लाइब्रेरी। पीडीएफ के फॉर्म में आपको यहाँ पर क्या है, काफ़ी सारी बुक्स मिल जाती हैं। उम्मीद कर रही हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चन हो गए होंगे। इजी क्वेश्चन है और कुछ ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज में जो थ्योरी है वो बना करके लिख सकते हो। जैसे ई पुस्तकालय में और भी चीज़ें आप लिख सकते हैं कि ई बुक का कलेक्शन होता है यहाँ पर और इन बुकों को हम पीडीएफ के रूप में ये बुक प्रोवाइड कराई जाती हैं। मुख्य जो फॉर्मेट आपको इसमें देखने को मिलेगी वो पीडीएफ फॉर्मेट में ही मिल जाती हैं बुक्स। इसके बाद आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर की क्या उपयोगिता है? देखिएगा, शिक्षा के क्षेत्र में जो कंप्यूटर है वो निम्नलिखित प्रकार से उपयोगी हमारे लिए। फर्स्ट क्या है, छात्रों का पंजीकरण व उनके अभिलेखों की सही ढंग से रखने में सहायता करता है। कौन? कंप्यूटर। छात्रों को प्राप्त हुए अंकों की अंक तालिका बनाने में हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। साथ साथ उन अंकों को भेजने के लिए भी आजकल क्या है कि सीधे सीधे फ़ोन पर मेल के द्वारा हम भेज देते हैं बच्चों का रिज़ल्ट। तो क्या है कि अंकों को भेजने के लिए भी कंप्यूटर उपयोगी है। शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश परीक्षा, परीक्षाफल, इन सभी का रिकॉर्ड बनाए रखने में भी किसका प्रयोग होता है? कंप्यूटर का। छात्रों के विकास के लिए दिशा निर्देश तैयार करने में, ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे? कंप्यूटर का। नए पाठ्यक्रम को तैयार करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग करेंगे।
कंप्यूटर का उपयोग एक श्रव्य दृश्य सामग्री या दृश्य श्रव्य सामग्री के रूप में भी हम करते हैं, जिससे क्या है, छात्रों को विषय वस्तु को हम सरलतापूर्वक समझा सकते हैं और छात्रों की रुचि भी जागृत होती है। और लास्ट पॉइंट रहेगा कि दूरस्थ शिक्षा में भी कंप्यूटर का महत्वपूर्ण उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आप पॉइंट्स को कम भी कर सकते हैं। क्वेश्चन जो 2 नंबर का है तो 2 नंबर के हिसाब से ही आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकिपीडिया का क्या उपयोग है? तो आपको पता है विकिपीडिया क्या होती है। विकिपीडिया पर हर चीज़ आपकी उपलब्ध होती है। आपको जो जानकारी चाहिए आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएगी, सटीक और सही जानकारी प्राप्त होती है। विकिपीडिया जो है वो एक मुक्त ज्ञान कोश है, जो दुनिया भर के योगकर्ताओं के द्वारा संपादित किया जा रहा है। बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। विकिपीडिया का उपयोग जो है वो निम्नलिखित है। पहला क्या पॉइंट लिखेंगे कि विकिपीडिया से किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। विकिपीडिया को हम किसी भी जानकारी को प्राप्त करने के लिए सटीक जानकारी, सही जानकारी भी यहाँ ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट रहेगा, विकिपीडिया छात्रों को 21वीं सदी के ज़रूरी कौशल सिखाने का एक अवसर है, जिससे क्या होगा कि लोग ज़्यादातर क्या करेंगे, अपने रोज़गार में या अपने भविष्य में उनका उपयोग कर पाएंगे। तो जिससे ज़्यादातर लोग अपने करियर और निजी जीवन में भी इस्तेमाल कर पाएंगे। नेक्स्ट है, शिक्षा जगत से संबंधित लगभग सभी समस्याओं को दूर करने में विकिपीडिया का उपयोग किया जाता है। आपको पता है, कोई डाउट होता है, आपको कोई भी क्वेश्चन चेक करना हो, आप गूगल पर टाइप करिए और अगर आपको सही या सटीक आंसर चाहिए तो आप विकिपीडिया में जाइए, वहाँ पर जो लिखा हुआ है वो आपका सही होता है। ठीक है, तो उसी को आप सही मानिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर के मुख्य अंगों का वर्णन कीजिए। तो कंप्यूटर के जो मुख्य अंग हैं वो 2 हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के 2 मुख्य भाग या 2 मुख्य अंग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हैं। हार्डवेयर क्या होते हैं? तो हार्डवेयर कंप्यूटर के वे भाग होते हैं जिन्हें देखा या स्पर्श किया जा सकता है, यानी जिनको हम टच कर सकते हैं या इस पर वो देख सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाते हैं। इनको हम कंप्यूटर के भौतिक पुर्जे भी कहते हैं। ठीक है, हार्डवेयर का शाब्दिक अर्थ ही होता है भौतिक पुर्जे। इसके अंतर्गत कौन कौन से आ जाएंगे? तो जैसे कि माउस, कीबोर्ड, स्पीकर, लाइट पेन, जॉयस्टिक, सीपीयू वगैरह भी इसी में आ जाएगा। हार्डवेयर को 4 भागों में बांटकर आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, बांटा जा सकता है, बांटकर आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। कौन कौन से 4 भाग? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। इनपुट डिवाइस में आपका कौन सा आ जाएगा? तो जो कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, यानी कंप्यूटर को जानकारी देंगे, जैसे कि आपका क्या हो जाएगा, कीबोर्ड हो जाएगा इसमें, माउस आ जाएगा इसमें। ठीक है, स्कैनर आ जाएगा इसमें। आउटपुट डिवाइस में क्या होता है, जो आपको प्रोसेसिंग के बाद डेटा देते हैं, जैसे कि मॉनिटर आ जाएगा। क्लियर? तो मॉनिटर क्या है? मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। ऐसे ही स्पीकर, यहाँ पर चाहें तो आप लिखते हुए चलिएगा। ठीक है, मॉनिटर, स्पीकर, ये क्या है? आउटपुट डिवाइस है। इनपुट में यहाँ पर लिख लीजिएगा, माउस हो गया और आपका क्या हो गया, कीबोर्ड, लाइट पेन, ये सब क्या है, आपके इनपुट डिवाइस में आ जाएंगे। प्रोसेसिंग, जो प्रोसेसिंग करते हैं, इसमें आपका आता है सीपीयू। और स्टोरेज डिवाइस में आपकी जो हार्ड डिस्क वगैरह हो गई वो आ जाएंगी। सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो कंप्यूटर से कार्य कराने के लिए कंप्यूटर को कुछ ना कुछ निर्देश दिए जाते हैं। उन निर्देशों का समूह कहलाता है प्रोग्राम, और इन प्रोग्राम्स के समूह को ही कहा जाता है सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामों का समूह क्या है? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को ना देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है। सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के हैं, मुख्यतः 2 प्रकार के हैं। ठीक है, वैसे तो आपके 3 प्रकार के यूटिलिटी भी ऐड हो जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ये स्थायी होते हैं। ठीक है, इसमें आपका विंडो आ जाएगी, उबंटू आ जाएगा, यूनिक्स आ जाएगा। ठीक है, ये स्थायी होते हैं। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये एक विशेष काम के लिए इनका निर्माण किया जाता है, जैसे गेम वगैरह में आपको पता है ना, वही हो जाएंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसमें आपका MS वर्ड आता है और इसमें क्या आता है, विंडो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक दूरदर्शन सेवाओं की विशेषताएं बताइए। सबसे पहले पता होना चाहिए कि शैक्षिक दूरदर्शन क्या है। दूरदर्शन क्या होता है ये जानते हैं? दूरदर्शन का अर्थ होता है दूर से देखना,
और दूरदर्शन पर शैक्षिक महत्व के लिए शिक्षा से रिलेटेड जो भी कार्यक्रम आते हैं उन कार्यक्रम को ही हम बोलते हैं शैक्षिक दूरदर्शन। ठीक है, शैक्षिक दूरदर्शन का उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग कहीं न कहीं आपने देखा होगा बचपन में कि पहले दूरदर्शन अगर आप देखते थे, जैसे शक्तिमान वगैरह सभी ने देखे होंगे, और संडे को या सैटरडे को आते थे, जिसमें कुछ एजुकेशन से रिलेटेड आपके प्रोग्राम चलते थे मॉर्निंग के टाइम पे। ठीक है, जैसे उसमें एडिशन सिखा रहे हैं, ये सब चीज़ें चलती थी। तो वो क्यों सिखाए जाते थे या वो क्यों चलाते थे, वही यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या उपयोग है उनका। तो पहला उपयोग है कि इससे क्या होगा, छात्रों की सभी ज्ञानेंद्रियाँ जो हैं वो एक साथ प्रयोग करती हैं। बच्चे वहाँ देखते भी हैं, सुनते भी हैं और कहीं न कहीं क्या है, उसको करने का प्रयास करते हैं। तो उनकी लगभग सभी ज्ञानेंद्रियाँ क्या रहती हैं, सक्रिय रहती हैं। इसके बाद वे विद्यार्थी जो विद्यालय में प्रवेश नहीं ले पाते हैं, उनको शैक्षिक अवसर जो है वो प्रदान कराने में भी शैक्षिक दूरदर्शन का उपयोग है। जो शैक्षिक कार्यक्रम वहाँ प्रसारित हो रहे हैं, वो कहीं न कहीं बच्चों को क्या है, एक शिक्षा का अवसर उपलब्ध करा रहे हैं घर बैठे ही। थर्ड है विद्यार्थियों को प्रेरित करने में, बस सीखने में, विद्यार्थियों की रुचि जागृत करने में। जो भी कार्यक्रम आ रहा है वो उसमें भी क्या होते थे, छोटे-छोटे बच्चे होते थे और एक कोई टीचर होता था, वो वहाँ पर बोर्ड पर पढ़ाता था। इस प्रकार से कार्यक्रम चलते थे या फिर कोई गतिविधि आधारित कार्यक्रम आते थे, तो बच्चे उसको देखकर क्या होते थे, प्रेरित होते थे और उनमें रुचि जागृत होती थी और सृजनात्मक सहयोग प्रदान करने में भी शैक्षिक जो दूरदर्शन कार्यक्रमों का विशेष उपयोग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में ऑनलाइन शिक्षण के महत्व पर प्रकाश डालिए। वर्तमान समय में ऑनलाइन शिक्षा का विशेष महत्व है। ठीक है, वर्तमान समय में ऑनलाइन शिक्षा का महत्व निम्नलिखित है। तो दो बार लाइन लिखी है, इसको कट कर दीजिएगा। ठीक है, पहला महत्व क्या है कि शिक्षकों का उन छात्रों से संवाद कराने में जो नियमित रूप से कक्षा या किसी कोर्स में दाखिला लेने में सक्षम नहीं, यानी कि जो बच्चे रेगुलर नहीं जा सकते हैं स्कूल या किसी क्लास में, उनको ऑनलाइन शिक्षा मतलब उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो घर बैठे जहाँ भी हैं, घर पर या किसी और जगह पर भी हैं, तो वहाँ पर वो शिक्षा ले सकते हैं। दूसरा क्या है, दूरस्थ शिक्षा के लिए शिक्षण कार्य को प्रभावशाली ढंग से संपन्न कराने में भी ऑनलाइन शिक्षा का विशेष योगदान है। शिक्षक कहीं दूर होता है, छात्र अलग अलग स्थानों पर होते हैं, फिर भी क्या है, शिक्षित हो रहे हैं। छात्रों के सीखने की प्रक्रिया को अधिक मनोरंजक व आकर्षक बनाने में भी ऑनलाइन शिक्षा का विशेष योगदान है। दूरस्थ शिक्षा में ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यातायात के क्षेत्र में इंटरनेट की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। यातायात के क्षेत्र में इंटरनेट की उपयोगिता निम्नलिखित प्रकार से है। टिकट बुक करने में इंटरनेट का यूज़ होता है। यातायात के साधन की समय सारणी की जानकारी उपलब्ध कराने में इंटरनेट का यूज़ करते हैं। जैसे ट्रेन वगैरह की है तो आपको अपडेट मिलती रहती है। यातायात साधन की स्थिति को अपडेट करने में, अगर आप ट्रेन में चल रहे हैं तो आप किस जगह पर पहुँच चुके हैं, ये चीज़ बताने में भी यानी कि जो आपका इंटरनेट है वो उपयोगी है। ठीक है, ट्रेनों के आवागमन की वास्तविक समय की जानकारी देने में, वास्तविक स्थिति बताने में भी इंटरनेट का यूज़ है। मैप के द्वारा मार्ग दिखने में भी इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है। वाहनों का रजिस्ट्रेशन भी अब क्या होने लगा है, ऑनलाइन होने लगा है, तो यहाँ भी इंटरनेट उपयोगी है। वाहनों को सटीक रूप से ट्रैक करने में और उनकी निगरानी रखने में, जैसे कि कोई एक वाहन का बोल सकते हैं क्या, ओनर है और उसकी कई सारे वाहन जो हैं वो चल रहे हैं, तो वो ड्राइवरों पर नज़र रख सकता है, निगरानी रख सकता है कि उसका वाहन कब कहाँ पर है, और ट्रैफिक की जानकारी देने में भी इंटरनेट जो है वो उपयोगी है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आप क्या समझते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, एक तरीके से वार्तालाप का या संचार का एक माध्यम है जिसमें कई सारे लोग एक साथ बैठ करके बातें कर सकते हैं। तो यह एक आधुनिक संचार तकनीकी है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक संस्थाओं से एक साथ ऑडियो व वीडियो माध्यम से कई सारे लोग जुड़ सकते हैं। इसी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। इसका प्रयोग खासकर किसी बैठक या सम्मेलन के लिए तब करते हैं जब उसमें उस बैठक में शामिल होने वाले जो लोग हैं वो अलग अलग स्थानों पर उपस्थित हो, अलग अलग स्थानों पर बैठे हों, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्या है, वो मीटिंग जो है वो संपन्न, जो भी बैठक है वो संपन्न कराई जा सकती है। जैसे कोई मान लीजिएगा आपका दिल्ली में है, कोई कोलकाता में है, कोई मुंबई में बैठा हुआ है और उन सबको मीटिंग करनी है और कई सारे लोग हैं, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए वो क्या है, मीटिंग कर सकते हैं।
इसमें आवश्यकता किस किस की पड़ेगी, तो वीडियो कैमरा, वेब कैम, इंटरनेट, माइक्रोफोन, स्पीकर, इन सभी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, तभी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है वो संपन्न हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने आपका 2023 का जो क्वेश्चन पेपर था वो कंप्लीट सॉल्व करा दिया है और सारे आंसर मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, जिससे क्या है आपको एक आइडिया मिलता रहेगा कि आपको एग्ज़ाम में किस प्रकार से लिखना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो कैसे लिखना है, 1 नंबर का है तो कैसे लिखना है। चलिए आज इतना ही रखते हैं, मिलेंगे फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर।